अध्याय 46 साधना पुनःस्थापन प्रगति 100%। अमर गुफा के बाहर सु वानछिन के निर्देशानुसार त्यानश्वान द्वार की रखवाली करने चली गई। देखरेख करना ताकि कोई भी उनकी साधना पुनःस्थापन में बाधा न डाले, है न? लेकिन उस छोटी लड़की के मन में अभी भी कई बातें थीं जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी। तलवार गुरु की साधना आखिर क्यों नष्ट हो गई थी? लेकिन अब वह सचमुच नष्ट हो चुकी थी। वह सु वानछिन की आभा से साफ महसूस कर सकती थी। पर अगर साधना पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आमतौर पर वह स्वर्गीय वज्र प्रलय लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन में दाउ मेरिडियन के टूटने के कारण होती है न? वह तो अपूरणीय माना जाता है, फिर अब ये कैसे संभव है? त्यानश्वान को बस इस बात का पछतावा था कि वह उस दुर्घटना के समय सु वानछिन के पास नहीं थी। लेकिन अब तलवार गुरु के पास अपनी साधना वापस पाने का अवसर है। खुश, वह तलवार गुरु के लिए बेहद खुश थी। लेकिन एक बात है, गुरु और शिष्य ऐसे कैसे हो सकते हैं? भले ही कोई स्पष्टीकरण हो, फिर भी ये थोड़ा अजीब लगता था। हमेशा लगता था हम क्यों? शायद वह अमर गुफा के द्वार के बहुत पास थी, या फिर त्यानश्वान की अपनी इंद्रियां ही तेज थीं। उसे गुफा के भीतर से किसी स्त्री की बहुत हल्की सी कराह सुनाई दी। एक पल में ही त्यानश्वान चौंक गई और सीधे गुफा के द्वार से चिपक गई। वाकई अंदर कुछ तो चल रहा था। वह आवाज रुक रुक कर आ रही थी, जिसमें दबाव भी था और आनंद भी, बिल्ली की म्याऊं जैसी, इतनी हल्की की जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन त्यानश्वान मूर्ख नहीं थी। उसे पता था कि अंदर वे क्या कर रहे हैं। द्वैध साधना, इसलिए उसे द्वार की रखवाली के लिए कहा गया था। तलवार गुरु अपवित्र हो गई। वह अंदर घुस जाना चाहती थी, लेकिन दोनों की सहमति थी। कमबख्त, क्या वह सच में कुछ भी नहीं कर सकती? मैं तो बस एक तलवार आत्मा हूँ। असल में दोनों ने वह नहीं किया था। भले ही चूनिंग करना चाहे, सु वानछिन भी सहमत नहीं होती। हाथ पकड़ना, गले लगना ये ठीक है। चूमना, उसके लिए तो वातावरण पर भी विचार करना पड़ता है। द्वैध साधना, ओह, वह तो सोच भी नहीं सकती। पता नहीं वह दिन कब आएगा। तो फिर सु वानछिन ऐसी आवाज क्यों कर रही थी? क्योंकि चूनिंग की वर्तमान शक्ति असाधारण रूप से प्रबल, दीर्घ वसंत अभिप्राय, लॉन्ग स्प्रिंग इंटेंट उत्पन्न कर रही थी। हालांकि यह पिछली रात जैसा ही था, लेकिन पिछली रात उसने एक ही बार में 30% पुनः स्थापित कर लिया था। गुरुदेवी, कृपया थोड़ी शांत रहें, नहीं तो ये शिष्य ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। बिस्तर पर लेटी सु वानछिन की आंखों में मोहक लेकिन असंतुष्ट भाव थे। उसने सिर घुमाया, हल्की सी नाराजगी से फुकार भरी और बोली, ऐसी चीजों पर मेरा क्या वश? ये हरकत देखते ही चूनिंग की आंखें फैल गईं और वह ठीक से बोल भी नहीं पाया। ये गुरु, हमारी बातचीत की शैली ऐसी कैसे हो गई? क्या ये तुम्हारी वजह से नहीं है, दुष्ट शिष्य? चूनिंग ने फिर से जोर से निगल लिया। क्या वह यह इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा? सच में वो करने की हिम्मत ही नहीं करता था। इस क्षण वह बोलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर गुरु उम्र में बड़ी थी, उसे छेड़ना ऐसे था जैसे कुत्ते से खेलना। वो जवाब ही नहीं दे पाता। मानव का आध्यात्मिक भवन, स्पिरिचुअल मैंशन, मानो स्वर्ग और पृथ्वी जैसा होता है। उस स्वर्ग पृथ्वी के भीतर चांगशिंग टॉवर, आध्यात्मिक सागर और दिव्य नदियां ठोस अस्तित्व होती हैं। यदि नींव टूट जाए तो मानव का स्वर्ग पृथ्वी ही बिखर जाता है। साधना तो दूर, जीवित रहना भी कठिन हो जाता है। चूनिंग के बिना सु वानछिन 3 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहती। अधिकतम शक्तिशाली औषधियों से जीवन कुछ खींच सकता था, लेकिन फिर भी वह हवा में टिमटिमाते दीपक जैसी होती। जब से उसने साधना पुनः प्राप्त करना शुरू किया, उसका रंग रूप धीरे धीरे सुधरने लगा और वह एक सामान्य व्यक्ति जैसी दिखने लगी। मार्शल आर्ट्स साधना के बाद की और रक्त शक्ति का स्रोत बनते हैं। लेकिन यदि साधना पूरी तरह वापस न आए तो कुछ महीनों बाद भले ही की और रक्त हो, आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना त्वचा तेजी से बूढ़ी हो जाती। सु वानछिन ने सोचा, क्या उसे बाद में ही पुनः स्थापना करनी चाहिए थी?
तब वह झुर्रियों से भरी 70-80 साल की बूढ़ी औरत बन जाती और उसका शिष्य उसके प्रति भावनाएं नहीं रखता। वह दावे से कह सकती थी कि अगर वह सच में इतनी बूढ़ी हो जाती तो चूनिंग निश्चित ही उसका सम्मान करता, सिर्फ गुरु के रूप में। सुंदर रूप पुरुषों के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। वह दुनिया की शीर्ष 10 सुंदर स्त्रियों में से एक थी, लेकिन छोड़ो, न शिष्य को पसंद आता न वह खुद को। साधना क्यों की जाती है? पर्वतों और नदियों को विभाजित करने के लिए, दीर्घायु के लिए, संसार में मुक्त और निडर रहने के लिए, समय के क्षरण से निर्भय रहने के लिए और निश्चित ही सदा यौवन बनाए रखने के लिए। जैसे जैसे उसका आध्यात्मिक भवन और भीतर की दुनिया लगातार मरम्मत होती गई, सु वानछिंग को और अधिक सहजता और आराम महसूस होने लगा। ये शिष्य काफी काम का है न? लेकिन क्या त्यानश्वान गलत समझ लेगी? छोड़ो, वह छोटी लड़की क्या जाने, गलत समझ भी ले तो क्या कर लेगी। मुझे तो बस डर है कि वो गलत न समझे और सच में चूनिंग को काटी डाले। पीठ पर पसीना बहने लगा। सु वानछिंग ने महसूस किया। उसने सिर घुमाया और देखा कि चूनिंग पसीने से तर था। साफ था कि उसने बहुत ऊर्जा खर्च की है। डिंग, होस्ट ने अपनी पत्नी की साधना का 85% पुनः स्थापित कर दिया है। सु वानछिंग ने हाथ बढ़ाकर चूनिंग का हाथ थाम लिया और सिर हिलाया। थक गए हो तो आराम करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम्हारी नींव ही क्षतिग्रस्त हो जाए। चूनिंग ने सिर हिलाया, उसे परवाह नहीं थी। अभी तो गर्मी है, ये शिष्य इतना कमजोर कैसे हो सकता है? सु वानछिंग हंस पड़ी। ध्यान रखना, कम उम्र में ज्यादा जोर न लगा लेना, नहीं तो बुढ़ापे में चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे। चूनिंग फिर से अटक गया, कुछ कह नहीं पाया, बस बुदबुदाया कि यह असंभव है। लेकिन जल्दी वह चुप हो गया, क्योंकि उसी क्षण चांगछुन अमरकला एक निर्णायक बिंदु में प्रवेश कर चुकी थी। चांगछुन अमरकला की चौथी परत मानो किसी उच्चतर सिद्धांत की झलक पा रही थी। दीर्घ वसंत अभिप्राय केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से घाव भरने का साधन नहीं था। सु वानछिंग का आध्यात्मिक भवन तो पहले ही लगभग नष्ट हो चुका था, वह क्षयग्रस्त था। चूनिंग का दीर्घ वसंत अभिप्राय, दूसरे शब्दों में, जीवन के सिद्धांत जैसा था। मुरझाई हुई वस्तुओं को पुनर्जीवित करना, अनंत जीवन शक्ति। और इसी क्षण चूनिंग मानो किसी विशेष सिद्धांत में प्रवेश कर गया। एक बिल्कुल नई दुनिया उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। वह दुनिया वसंत से भरी थी, हर जगह दीर्घ वसंत के सिद्धांत का संघनन था। ये देख चूनिंग स्तब्ध रह गया। यह बोध से दिव्य संयोग। वह अचानक चौंक गया और कांप उठा। कहा जाता है कि साधना में एक ऐसा स्तर होता है जहां व्यक्ति सीधे स्वर्ग की इच्छा की झलक पा लेता है और साधना विधि के मूल सिद्धांत तक अधिकतम पहुंच बना लेता है। ये योग्यता पर भी निर्भर करता है और साधना विधि की समझ पर भी। क्या इस अवधि में उसकी समझ एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई थी? उस वसंत से भरी दुनिया में दूर से एक भव्य स्वर गूंजा। एक विचार उठे तो स्वर्ग पृथ्वी पुष्पित हो जाए, वसंत सबको जन्म दे। एक विचार गिरे तो स्वर्ग पृथ्वी मुरझा जाए, वसंत समस्त वैभव नष्ट कर दे। जीवन और मृत्यु दोनों हृदय से उत्पन्न होते हैं, दोनों हृदय से जन्म लेते हैं। वे शब्द जैसे किसी शास्त्र का पाठ चूनिंग को सिर से पांव तक श्रद्धा से भर गए। वह पहले से जानता था कि यह साधना विधि साधारण नहीं है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इसे इस स्तर तक साधने पर वह बोध से दिव्य संयोग के क्षेत्र में पहुंच जाएगा और विधि के रचयिता द्वारा छोड़ा गया सिद्धांत भी प्राप्त कर लेगा। चांगछुन अमरकला की 5वीं परत, एक विचार में जीवन और मृत्यु। वसंत सबको जन्म दे सकता है और सबको मिटा भी सकता है। ये चांगछुन अमरकला केवल साधना विधि नहीं, बल्कि अदृश्य रूप से मारने वाला तीक्ष्ण अस्त्र भी है। और इसी क्षण अमर गुफा के भीतर उसके शरीर से प्रबल दीर्घ वसंत अभिप्राय फूट पड़ा। घनी हरियाली ने लकड़ी की मेज को नया सा बना दिया, स्नान कुंड के आध्यात्मिक झरने को और भी शुद्ध कर दिया और पूरी गुफा उस अभिप्राय से प्रभावित हो गई। सु वानछिंग का भाव विस्मय से भर गया। ये तो पुनः स्थापन के दौरान ही साधना विधि के क्षेत्र में तूपो ब्रेकथ्रू था।
ये शिष्य कितना भयावह था, आखिर वह किस स्तर तक पहुंच चुका है। एक पल में और भी विशाल दीर्घ वसंत अभिप्राय उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। चू निंग अब लगातार बज रही डिंग 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 की आवाजों पर ध्यान नहीं दे रहा था, बस सिस्टम पैनल पर सु वानछिन की साधना पुनः स्थापन प्रगति को एकटक देख रहा था। बंधित लक्ष्य सु वानछिन, आयु 112 वर्ष, योग्यता दिव्य स्तरीय स्वर्गीय आध्यात्मिक मूल, साधना प्रथम क्षेत्र आत्मा संचलन, शरीर तृतीय क्षेत्र विलो साइन्यू प्रगति 30%। डिंग, होस्ट ने अपनी पत्नी की साधना पूर्ण रूप से पुनः स्थापित कर दी है, प्रगति 100% तक पहुंची, संचित योगदान अंक 1 मिलियन, शेष योगदान अंक 726 800। ये देखते ही चू निंग का तना हुआ मन अंततः ढीला पड़ गया। वह जोर से हंसा और अचानक खड़ा हो गया। टूटी हुई साधना भी पुनः स्थापित हो सकती है, वो बस पूछना चाहता था, और कौन कर सकता है ये। जब से उसने शुरू किया था अब तक क्या 7 दिन भी हुए हैं? नहीं, इन कुछ ही दिनों में उसकी साधना चौथे क्षेत्र असेंडिंग टॉवर तक पहुंच गई। सु वानछिन की मार्शल साधना तीसरे क्षेत्र विलो साइन्यू तक पहुंची और उसकी मूल साधना भी पुनः स्थापित हो गई। पुनः स्थापन, युद्ध, साधना, हर प्रकार की विधियां उपलब्ध थीं और 7 लाख से अधिक योगदान अंक। ये सब पूरा करने के बाद चू निंग ने तुरंत सु वानछिन की ओर देखा और उत्साहित होकर बोला, गुरुदेवी, आपको अब अपनी साधना कैसी लग रही है? लेकिन उसने देखा कि सु वानछिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अब भी वहीं जमी हुई लेटी थी, बिना हिले। इस क्षण चू निंग चौंक गया, मानो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ऐसा तो नहीं हो सकता, सिस्टम ने तो कहा था कि साधना बहाल हो गई है। ये सिस्टम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। उसने तुरंत मन में सिस्टम को जांचने के लिए बुलाया, लेकिन पाया कि सच में कोई समस्या नहीं थी। तो फिर गुरु हिल क्यों नहीं रही थी? चू निंग घबराकर आगे बढ़ा और सु वानछिन को उठाने लगा, लेकिन उठाते ही उसने देखा उसकी आंखें लाल थीं, वो चुपचाप रो रही थी, आंसू लगातार गिर रहे थे। चू निंग घबरा गया, लेकिन पकड़े जाने पर भी सु वानछिन की दृष्टि उसी पर टिकी रही। उसे पहले से थोड़ा अंदाजा था, आखिर उसकी नींव सचमुच लगातार ठीक हो रही थी, लेकिन जब वह सच में पूरी तरह बहाल हुई और उसने अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को बहते हुए महसूस किया, तो उसके मन की रक्षा रेखाएं लगभग टूट गईं। भले ही केवल कुछ ही दिन बीते थे, जो उसके 100 वर्षों के साधना जीवन में तुच्छ थे, लेकिन इन दिनों के अनुभवों ने उसे बहुत कुछ दिखा दिया था। साधना खोने के बाद लोगों की नज़रें और उसके सामने खड़े इस शिष्य की सच्ची भावनाएं। इस क्षण उसका आत्मविश्वास पूर्ण रूप से लौट आया। वह 100 वर्षों तक साधना कर छठे क्षेत्र के शिखर तक पहुंची साधक थी, शरीर और मंत्र दोनों की साधक। दोबारा साधना करने में उसे 100 वर्ष और क्यों लगेंगे? इस क्षण के आंसू उसके हृदय का विस्फोट थे, अंदर छिपे संकट बोध की मुक्ति, उस पर आई सभी त्रासद घटनाओं से राहत और इस पल की उत्तेजना। लेकिन जब चू निंग ने उसे इस अवस्था में देखा, उसका दिल कस गया। गुरुदेवी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी साधना अब भी पूरी तरह बहाल न हुई हो? अगर ऐसा होता तो उसके पास सच में कोई और उपाय नहीं बचता। शायद वह सिस्टम पर भी भरोसा न कर पाता। आखिर यह सबसे उपयुक्त साधना विधि थी। फिर उसे उस हास्यास्पद रूप से महंगी अमर राजा गोली पर विचार करना पड़ता, लेकिन वह कब? एक शरीर साधक का जीवनकाल मूलतः मंत्र साधक जितना नहीं होता। एक ही पल में उसने अनगिनत संभावनाएं सोच ली, तभी उसने देखा कि सु वानछिन आंसुओं के बीच मुस्कुराए और सामने खड़े अपने शिष्य को गले लगा लिया। इतना डर गए, निंगर? मैं ठीक हूँ। इस गुरु की साधना पूरी तरह बहाल हो चुकी है, मैं अब आध्यात्मिक ऊर्जा चला सकती हूँ। सु वानछिन मुस्कुराए और हाथ बढ़ाकर चू निंग के बालों को सहलाया, पूरी तरह निश्चिंत। अगर उसका ये शिष्य न होता तो वह इस स्थिति में कैसे लौट पाती? चू निंग उसके शब्द सुनकर स्तब्ध रह गया और गहरी सांस ली। इस उतार चढ़ाव भरे अनुभव ने उसे लगभग नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया था। उसका मन अब शून्य सा था। अच्छा है, अच्छा है।
वो बस यही दोहराता रहा, उसके भीतर की जकड़ी हुई डोरें आखिरकार ढीली पड़ गईं। इसी क्षण पूरे शरीर की थकान ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, फिर भी वह बुदबुदाता रहा। अच्छा है कि ठीक हो गईं, अच्छा है कि अब चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये भाग्य है, स्वर्ग महान उत्तरदायित्व सौंपता है। उसके मन में अनगिनत सूचनाएं उमड़ रही थीं, योगदान अंक, उसकी अपनी साधना, गुरु की साधना, ताइश्वान संप्रदाय के लोग, भविष्य की दिशा और न जाने क्या क्या। सु वानछिंग ने देखा कि चू निंग कुछ कहना चाहता है, इसलिए वह चुपचाप प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन अगले ही पल चू निंग ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। सु वानछिंग चौंक गई, उसके होंठ हल्के से कांप गए। क्या ये शिष्य का व्यवहार? उसे पता था कि चू निंग के मन में उसके लिए भावनाएं हैं, जो धीरे धीरे उसके कार्यों में प्रकट हो रही थीं, यहाँ तक कि उनका वर्तमान व्यवहार लगभग खुला हुआ था। लेकिन अगर बात सच में आगे बढ़ती, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि चू निंग हमेशा सावधान रहता था, उसकी सबसे नाजुक भावनाओं को छूने से बचता था। सु वानछिंग की आंखों में बेचैनी उभरी। निंगर को शायद इसी क्षण इस संबंध को ठोस करना चाहिए था, लेकिन क्या ये बहुत तेज था? फिर भी ऐसा समान हृदय साथी मिलना कितना दुर्लभ है। त्यानश्वान के सामने कही गई उसकी बातें दिल से थीं। अगर वह सच में परवाह करती है, तो शायद पहचान का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं। अगर ऐसा है, तो वह क्या कहने वाला है? लेकिन चू निंग ने बस उसे कसकर थामे रखा, इतनी जोर से कि वह लगभग घुटने लगी। काफी देर तक थामे रखने के बाद, मानो उसकी आखिरी शक्ति भी समाप्त हो गई हो, उसके हाथ अचानक ढीले पड़ गए। वह निश्चिंत हो गया, जिस बात की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी, वह आखिर पूरी हो गई। गुरु की साधना बहाल हो चुकी थी। अब वह आखिरकार आराम कर सकता था और सो सकता था। सु वानछिंग, जो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी, किसी स्वीकारोक्ति की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उसके बदले उसने अपनी बाहों में शिष्य की खर्राटों की आवाज सुनी। इतनी थकान के बावजूद वह उसे कसकर पकड़े हुए था, छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, मानो डर हो कि कहीं उसे फिर कुछ न हो जाए। सु वानछिंग हंस भी रही थी और रो भी रही थी, उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। उसने अपने और चू निंग के संबंध को इतनी दूर तक बढ़ने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि चू निंग ने हमेशा उसे अपने गुरु की तरह ही माना। आज भी उसके सीधे शब्द और व्यवहार उसी सीमा में थे जिसे वह सह सकती थी, कभी अतिक्रमण नहीं, कभी उसे असहज या असुविधाजनक महसूस नहीं कराया। ये गुरु शिष्य का बंधन था, जटिल लेकिन अशुद्ध नहीं। इसलिए उसने इसे खुले दिल से स्वीकार किया। इस क्षण सु वानछिंग ने अपने शिष्य को धीरे से बाहों में भर लिया, उससे सटकर उसका हृदय भावनाओं से भर गया। उसे अच्छे से आराम करना चाहिए, क्योंकि चू निंग को कभी भी सहारा बनने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि चू निंग को उसी पर निर्भर होना चाहिए। इसी क्षण उत्तरी क्षेत्र का वह प्रतिभाशाली साधक और भी प्रबल दाव हृदय के साथ लौटा, उसकी आंखों में अभूतपूर्व स्थिरता और आत्मविश्वास झलक रहा था। लेखक को बड़े अध्याय पसंद हैं, तीनों अध्याय लगभग 4000 शब्दों के हैं, बेहद विशाल टिल्ड। जिन पाठकों को भी बड़े अध्याय पसंद हैं, कृपया अपडेट के लिए आग्रह करें पर क्लिक करें। लेखक घुटनों के बल झुककर धन्यवाद देता है। अध्याय 47, मैं उसका बचपन का पति हूँ। शांत अमर गुफा के भीतर स्त्री का भाव शांत और अविचल था। शायद उसने जीवन में बहुत कम कष्ट झेले थे। उसकी योग्यता हमेशा असाधारण रही थी और साधना में उसे कभी कोई वास्तविक बाधा नहीं मिली थी। केवल अपने गुरु के निधन के बाद कुछ समय के लिए उसे संप्रदाय की ओर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह समय वास्तव में बहुत छोटा था। उसकी प्रतिभा की चमक ने लगभग उसका पूरा जीवन ढक लिया था। इसी कारण उसका दाव हृदय धीरे धीरे बिखर गया और वह संत स्तरीय वज्र प्रलय सेंट लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन में लगभग नष्ट ही हो गई थी। शिष्य ने कहा था, जो दाव प्राप्त करते हैं उन्हें कष्ट सहने ही पड़ते हैं। पिछला यह 1 महीना सु वानछिंग के दाव हृदय की एक कसौटी था। एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति के पास दृढ़ दाव हृदय होना चाहिए। संकट के समय कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे सब कुछ खोया हुआ लगे,
फिर भी कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता है और परिस्थितियां पलट भी सकती हैं। इस मार्ग पर उसका शिष्य उसका सबसे बड़ा सहारा था, वही मोड़ था, वही उसके वर्तमान धैर्य का कारण था और वही महादाव का उसका साथी। उनका आलिंगन बहुत देर तक चला। सु वानछिंग बस चुपचाप चू निंगकी को महसूस करती रही। उसकी आंखों में एक विचित्र प्रकाश चमक रहा था, कृतज्ञता, भावुकता, स्नेह। जो भी हो, किसी ने देखा नहीं और इस क्षण कोई भी सु वानछिंग की सच्ची भावनाओं को नहीं जानता था। जब वह जागेगा तब वे धीरे धीरे बात कर सकते हैं। आसमान अचानक बदल गया, काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा अचानक टूट पड़ी। द्वार के बाहर त्यान श्वान के पास अब झांकने का मन नहीं था। वैसे भी उसे ऐसी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी वह बड़बड़ाती रही कि ये दोनों लोग ठीक नहीं हैं। गुरु और शिष्य द्वैध साधना कैसे कर सकते हैं? वे किसी प्रतिष्ठित संप्रदाय से हैं, कोई हर्ष संघ संप्रदाय जॉयफुल यूनियन सेक्ट से नहीं। अंतहीन अंधकार और एकांत ने चू निंग को घेर लिया, मानो वह फिर से उस दिन में लौट आया हो जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था। उसका पैतृक क्षेत्र अंधविश्वासों के लिए जाना जाता था, वहाँ भूत प्रेत और देवताओं की कहानियां प्रचलित थीं। जिस दिन वह पैदा हुआ, उसने द्वार के बाहर किसी को बुदबुदाते सुना। इस बच्चे का भाग्य अजीब और अनिश्चित है, भविष्य में यह भारी विनाश ला सकता है। यदि इस दाऊवादी की बात मानो तो इसे तुरंत समाप्त कर दो, नहीं तो परिवार पर आपदा आ जाएगी। इस दुनिया के लोग भी भूत देवताओं में विश्वास करते थे। उसने एक आदमी को कांपते हुए सिर हिलाते सुना, जो कह रहा था कि वह आदेश मानेगा। लेकिन अंत में वे उसे पूरी तरह मार नहीं सके और उसे जंगल में छोड़ आए। चू निंग को लगा कि सब खत्म हो गया है, मानो आसमान ही गिर पड़ा हो। उसकी वाणी डोरियां अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई थीं, और फिर भी स्थानीय अंधविश्वास के कारण उसे त्याग दिया गया। उसे लगा कि यह तो निश्चित मृत्यु है। लेकिन तभी उसकी दृष्टि में उसने आकाश और पृथ्वी के बीच दो आकृतियों को युद्ध करते देखा। एक पुरुष अत्यंत दयनीय अवस्था में था, उसकी स्वर्णिम आभा टूट चुकी थी और वह बेतहाशा भाग रहा था। उसका पीछा कर रही थी हरे वस्त्रों में एक स्त्री, हाथ में तलवार लिए। उसकी आंखों में सभी नायकों को तुच्छ समझने का भाव था, मानो वह उस शक्तिशाली अस्तित्व को भी आंखों में न रखती हो। उसने पीछा किए जा रहे पुरुष की हताश चीखें सुनी और जाना कि यह व्यक्ति उत्तरी क्षेत्र की सबसे प्रतिभाशाली तलवार साधिका सु वानछिंग है। बाद में उसे पता चला कि छठे क्षेत्र की साधना वाली सु वानछिंग एक संत का पीछा कर रही थी, और वह संत मारा भी गया। युद्ध समाप्त होते देख चू निंग ने आशा की अंतिम किरण देखी और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से रो पड़ा। और सचमुच उसका ध्यान खींच गया। सु वानछिंग ने स्वर्ग के जीवन संरक्षण के धर्म को स्मरण कर इसे एक भाग्य बंधन माना और चू निंग को अपने साथ ले गई। छठे क्षेत्र की साधिका द्वारा एक संत का वध, यह अभूतपूर्व था और सु वानछिंग की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। वह शाओ झू शिखर के सबसे गौरवशाली दिन भी थे। प्रारंभ में चू निंग को एक उपयोगी शिष्य यूटिलिटी डिसाइपल की देखरेख में सौंपा गया था, लेकिन वह शिष्य इतना आलसी था कि इस बोझिल बच्चे की परवाह ही नहीं करता था। संसाधन तो वह ले लेता, पर चू निंग को बस थोड़े से बचे खुचे टुकड़े देता ताकि वह किसी तरह जीवित रहे। ऐसी शुरुआत ने एक ट्रांसमाइग्रेटा होने के बावजूद चू निंग को लंबे समय तक निराश रखा। लेकिन अंततः ये बात उजागर हो गई और सु वानछिंग को पता चल गई। उस उपयोगी शिष्य को शिखर स्वामी को धोखा देने के अपराध में दंडित किया गया। इसके बाद एक स्वस्थ सा छोटा लड़का हर जगह सु वानछिंग के पीछे पीछे रहने लगा। चूंकि मेरा और तुम्हारा भाग्य जुड़ा है और मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, तो तुम मुझे गुरु कह सकते हो। मैंने पहले सोचा था कि कोई और तुम्हारी देखभाल करे, लेकिन बाहरी लोगों में वैसा दिल नहीं है। जैसे वह उपयोगी शिष्य मेरे संसाधन लेकर भी तुम्हें ठीक से खाना नहीं दिया। ये सच में घृणित है। इसलिए अब मेरे साथ रहो, कम से कम भूखे तो नहीं रहोगे। तुम बहुत छोटे हो, इसलिए मेरी अमर गुफा में सो सकते हो, लेकिन बिस्तर पर नहीं। रहने दो, मैं तुम्हारे लिए छोटा बिस्तर बना दूंगी।
मुझे ऐसे मत देखो, क्या तुम्हें पता नहीं कि स्त्री और पुरुष में अंतर होता है? खैर, तुम तो बहुत छोटे हो, लेकिन हम साथ नहीं सो सकते। जब मैं साधना में एकांतवास करूं तो मुझे परेशान मत करना। अगर रोए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे, तुम तो इतने आज्ञाकारी हो, रो ही नहीं रहे। मुझे लगा था सारे बच्चे हर समय रोते हैं। वह रो कैसे सकता था? वह तो ट्रांसमाइग्रेटर था। चाहे जो हो, आंसू बहाना उसके बस की बात नहीं थी। फिर वह सु वानछिन की अमर गुफा में बस गया। रोज उसके पीछे पीछे रहता, देखता, सीखता, लेकिन बहुत प्रगति नहीं कर पाया। उसकी योग्यता उतनी अच्छी नहीं थी। बस कभी कभी सु वानछिन कुछ अजीब बातें नोटिस करती थी। ये छोटा लड़का नहाते समय हमेशा उसके शरीर को घूरता क्यों रहता है, और वह नज़र कुछ लोलुप सी। लेकिन उसे लगा कि यह बच्चे की मातृत्व के प्रति स्वाभाविक लालसा होगी, इसलिए उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। बाद में जब चूनिंग थोड़ा बड़ा हुआ तो सु वानछिंग ने उसे तलवार साधना सिखानी शुरू की। पहली तलवार कला जो उसने सिखाई वही उसकी मूल तलवार कला पियाओ मियाओ तलवार कला थी। चूनिंग ने 3 वर्ष तक तलवार कला का अभ्यास किया, लेकिन तलवार अभिप्राय को समझना उसके लिए असंभव था। सु वानछिन को यह अजीब लगा, इसलिए उसने उसका आध्यात्मिक मूल जांचने के लिए परीक्षण कराया। साधारण स्तर का आध्यात्मिक मूल। चूनिंग को भी लगा कि उसका भाग्य सच में खराब था, लेकिन सु वानछिन ने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया, बल्कि उसे समझाया कि तलवार दाव ही एकमात्र मार्ग नहीं है। इस प्रकार प्रतिभाओं के जमावड़े वाले शाओ झू शिखर पर, जहां हर जगह तलवार साधक थे, चूनिंग नाम का एक और व्यक्ति था, जो सुबह से रात तक मुक्कों की साधना करता था। 7 वर्ष की उम्र में उसने मुक्का साधना शुरू की, धूप और हवा सहते हुए, और 18 वर्षों तक लगातार अभ्यास किया। हर दिन मुक्कों की साधना के अलावा वह सु वानछिन के पीछे पीछे चलता रहता, यहाँ तक कि उसने वर्षों से छोड़ी हुई खाना बनाने की कला को फिर से सीखा, ताकि चूनिंग भूखा न रहे। आखिर अधिकांश लोग तो लगभग बीगू अनाज त्याग अवस्था में पहुंच चुके थे, जबकि चूनिंग अब भी शरीर शोधन की पहली अवस्था में था। 12 वर्ष की उम्र में सु वानछिन ने चूनिंग को नहलाने में मदद की और महसूस किया कि बच्चा बड़ा हो रहा है। तब उसने बगल में एक और अमर गुफा खोली और चूनिंग को वहां रहने भेज दिया। शाओ झू शिखर पर असंख्य प्रतिभाओं के बीच केवल चूनिंग ही था जो सु वानछिन की अमर गुफा में स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था और शिखर के संसाधनों का उपयोग कर सकता था। ऐसा व्यवहार कई लोगों को ईर्ष्या से भर देता था। एक चतुर्थ स्तरीय आध्यात्मिक पौधा चुराने वाले शिष्य की टांगे तोड़कर उसे बाहर फेंक दिया गया। लेकिन जब चूनिंग ने गलती से उसे रौंद दिया तो सु वानछिन ने बस इतना कहा कि चिंता मत करो, इसकी कमी नहीं है। शायद बचपन में अपनी आत्मा के अनुभवों के कारण वह सच में अपने बच्चे होने के दर्जे का लाभ उठाता था। सु वानछिन से गोद में उठवाना चाहता था और हर दिन खुशी से रहता था। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह गुरु, जिसका उससे कोई रक्त संबंध नहीं था, उसे दिन ब दिन और बेहतर व्यवहार दे रही थी, लगभग अपने ही बेटे की तरह। उसके विचार धीरे धीरे सही दिशा में आ गए। उसकी गुरु इतनी अच्छी थी, क्या उसे अब भी अनुचित इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए? वास्तव में कई वर्षों तक उसने अपनी गुरु का सम्मान किया और दाओ को महत्व दिया। ये वर्ष भी सु वानछिन के शिखर काल के थे। त्यानश्वान संप्रदाय के संप्रदाय प्रधान स्वयं उसकी प्रशंसा करने आए। दीश्वान संप्रदाय के प्रधान ने उसे निजी शिष्य बनाने का प्रस्ताव रखा। रिनश्वान संप्रदाय ने भारी मूल्य देकर अपने दाओ पुत्र से विवाह कर उसे दाओ सहचर बनाने की पेशकश की, ताकि दोनों मिलकर संप्रदाय का नेतृत्व करें। संप्रदाय के बुजुर्ग उसका आदर करते थे, शिष्य उसकी आज्ञा मानते थे। उसकी तेज तलवार बादलों को चीरती थी, मानो छिपा हुआ ड्रैगन जो आकाश में उड़ने को तैयार हो। शायद चूनिंग के हृदय में सु वानछिन के लिए कुछ असामान्य भावनाएं थीं। आखिर उत्कृष्ट स्त्रियां हमेशा आकर्षक होती हैं, लेकिन उन्हें प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी दृष्टि में गुरु हमेशा उदार, ठंडेपन में भी कोमल और इतनी तीक्ष्ण थी कि कोई उसे बांध नहीं सकता था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने अंतिम भोजन किया
सु वानछिंग ने कहा कि वह संत बनने जा रही है। उस दिन के बाद उसने कभी फिर उसके चेहरे पर वही भाव नहीं देखा। दुर्दशा, उजाड़पन, टूटा हुआ दाव हृदय, नष्ट साधना, मानो उसने हर चीज के प्रति इच्छा खो दी हो। चुनिंग कभी प्रतिभाशाली नहीं रहा, न पिछले जीवन में न इस जीवन में। वो बस सलाह दे सकता था, लेकिन उससे भी बस यही हुआ कि सु वानछिंग स्वयं साधना बहाल करने के उपाय खोजती रही और सब व्यर्थ रहा। उसे लगा था कि वो उस सु वानछिंग को फिर कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन अब वो उसे फिर से देख रहा था। यदि सु वानछिंग की साधना बहाल करने का अवसर मिला तो उसे स्वाभाविक रूप से संजोना चाहिए। उसने कभी इसमें कंजूसी नहीं की, ये कृतज्ञता थी और वर्षों की जटिल भावनाओं का प्रत्युत्तर भी। उसे लगा यही उसका कर्तव्य है। इसलिए भले ही चुनिंग और सु वानछिंग का संबंध बदलने लगा, उसने कभी भी सु वानछिंग को असहज या कठिन स्थिति में नहीं डाला। प्रेम की बातें बाद में भी कही जा सकती थीं। वह छेड़छाड़ कर सकता था, लेकिन साधना बहाली की गति धीमी नहीं होनी चाहिए थी। उसके हृदय की सु वानछिंग कभी इतनी निराश नहीं होती। अब ये सचमुच पूरा हो चुका था और वह पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। एक हल्की सी ठंडक उसके मन में फैल गई। शायद यह औषधि का प्रभाव था और उसके विचार भी उन दशकों के अनुभवों से मुक्त हो गए। गुरु पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। वह वही पुरानी सु वानछिंग थी, जिसकी आंखों में हमेशा एक प्रभुत्वपूर्ण आभा रहती थी। शायद सु वानछिंग के लिए चुनिंग की भावनाएं जटिल थीं। उसने उसे एक स्त्री के रूप में देखा, एक गुरु के रूप में, एक माँ के रूप में। ये सभी भावनाएं आपस में उलझी रहीं, लेकिन उसने कभी सु वानछिंग की सबसे महत्वपूर्ण पहचान नहीं भुलाई। वह वास्तव में उसकी गुरु थी। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए एक मंद प्रकाश दिखा। अमर गुफा की हर वस्तु ने चुनिंग को एहसास कराया कि यह उसकी ही गुफा है। बाहर रात हो चुकी थी। वह धीरे से उठा, सु वानछिंग को खोजने की सोच रहा था। तभी द्वार पर खड़ी युवती त्यानश्वान ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तलवार गुरु ने कहा है कि तुम पहले साधना करो। तलवार गुरु को इन दिनों साधना करनी है, इसलिए बेहतर है कि तुम द्वैत साधना के लिए उसे ढूंढने मत जाओ। स्पष्ट था कि त्यानश्वान को पूरा विश्वास था कि यह विद्रोही शिष्य तलवार गुरु के साथ निश्चित ही द्वैत साधना कर चुका है। जब उसने द्वार खोला तो सु वानछिंग का चेहरा लाल था, साफ तौर पर बाद की चमक के कारण। सामान्य साधना बहाली में रंगत ऐसी कैसे हो सकती है? ये सुनकर चुनिंग कड़वाहट से मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। तो ये सपना क्या दर्शाता है? क्या यह मुझे याद दिला रहा है कि मेरा और गुरु का संबंध अभी थोड़ा गड़बड़ है? बाहरी लोगों की नज़र में तो ये सिर्फ गड़बड़ नहीं, ये तो ऐसी चीज़ है जिसकी सब निंदा करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? सु वानछिंग की साधना समस्या के कारण चुनिंग ने कभी आगे बढ़ने की योजना नहीं बनाई थी। अब जब गुरु की साधना लौट आई है तो उसे कोई चिंता नहीं। हृदय के मामलों में यह नहीं होना चाहिए कि केवल एक पक्ष कमजोर हो। सु वानछिंग को उससे कुछ चाहिए था, लेकिन अगर वह सिर्फ इसी कारण उसकी दाव सहचर बनने को तैयार हो जाए तो उसका स्वाद ही खो जाएगा। तुम्हारी तलवार गुरु कितने दिनों से साधना कर रही हैं? आज ही शुरू की है। क्या तुम्हें लगा कि तुम कई दिनों तक सोते रहे? तलवार गुरु ने तुम्हें काफी औषधियां दी हैं। त्यानश्वान ने सूंघते हुए कहा और बड़बड़ाए, बेहोश हो गया। तलवार गुरु ने कितना मांगा होगा? डरावना है। तलवार गुरु असल में ऐसी इंसान है, मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया। लेकिन इसी समय त्यानश्वान ने एक सवाल पूछा, क्योंकि उसने यह अमर गुफा पहले देखी थी। यह उसी अनुयायी की गुफा थी जो हर जगह तलवार गुरु के पीछे रहता था। इस क्षण त्यानश्वान का चेहरा अविश्वास से भर गया। चुनिंग, यह मत कहना कि वह बच्चा जो पहले तलवार गुरु के पीछे पीछे रहता था वही तुम थे। चुनिंग हंस पड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, बचपन का पति, क्या कभी देखा नहीं? त्यानश्वान अवाक रह गई, लगभग अपनी बात पर ही अटक गई। तो ऐसा है? फिर तो ये काफी तर्कसंगत लगता है। तो फिर तुम अब भी उसे गुरु क्यों कहते हो? हमें एक दूसरे को ऐसे ही बुलाना पसंद है।
त्यांशवान, तुम दोनों की जिंदगी वाकई अनोखी है। लेकिन अगले ही क्षण त्यांशवान ने देखा कि चू निंग उठ खड़ा हुआ और तुरंत उसे रोक दिया। तलवार गुरु ने कहा है कि तुम आराम करो और वह अभी साधना कर रही हैं। मैं तुम्हें तलवार गुरु के साथ द्वैध साधना करने नहीं दूंगी। देखो, फिर से उत्तेजित हो गईं। चू निंग हंसते हुए खड़ा हुआ। मुझे कुछ काम है। अगर तुम चलना चाहो तो न मात्र को मैं तुम्हारा तलवार गुरु ही हूँ। क्या करने जा रहे हो? किसी को ठगने। अध्याय 48। सेक्ट लीडर, कुछ गड़बड़ लग रही है। चू निंग शायद भागने की तैयारी में है। क्या चू निंग के लिए आराम जरूरी था? स्पष्ट रूप से नहीं। सोते समय ही उसका शारीरिक शरीर अपने आप ठीक हो जाता था। यही थी चांगछुन अमरता, चांगछुन अंडायंग की ताकत। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला गधा फिर से अपने क्षेत्र की गश्त पर निकल पड़ा। शाओ झू पीक के बाहर चू निंग ने हंसते हुए घास की एक पत्ती उठाई और उसे निहारने लगा। तियानशवान को लोगों को ठगने के तरीकों की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि ताइशवान सेक्ट ने तलवार स्वामिनी स्वॉर्ड मास्टर के साथ बहुत अन्याय किया है। अगर तलवार स्वामिनी की साधना पूरी तरह लौट आए तो वह स्वाभाविक रूप से सुवानछिन का अनुसरण करती और इन सब लोगों को एक एक कर मार देती। लेकिन अब चू निंग को घास की एक पत्ती का अध्ययन करते देख वह भ्रमित हो गई। तुम क्या कर रहे हो? चू निंग ने कुछ नहीं कहा, सीधे चांगछुन अमरता की 5वीं परत, जीवन और मृत्यु, एक ही विचार में को सक्रिय कर दिया। अनंत जीवन मृत्यु की डेथ ची को भी बनाए रख सकता है। वो हरी भरी घास की पत्ती पल भर में मुरझा गई, लेकिन अगले ही क्षण वह फिर से लहलहा उठी। तियानशवान स्तब्ध रह गई, उसके चेहरे पर गहरा आघात साफ था। ये कैसी विधि है? ये तो वह पूरा भी नहीं बोल पाई थी कि चू निंग की दिव्य चेतना, डिवाइन सेंस ने उसे चेतावनी भेजी। बाहर खुलकर बोलने की जगह नहीं है। सावधान रहो और हर बात बेवकूफ़ों की तरह उगलना बंद करो। डांट खाकर तियानशवान तुरंत भड़क उठी। मैं एक अमर तलवार हूँ। तुम्हारे ताइशवान सेक्ट के लोगों को तो मुझे पूजना चाहिए। मुझसे ऐसा व्यवहार, कम से कम मैंने तुम्हारे लिए द्वार की रखवाली तो की थी। तियानशवान की नाराजगी देखकर भी चू निंग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वैसे भी उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं वे दिन रात गिड़गिड़ाएंगे, मीठी बातें करेंगे और वरिष्ठ कहकर बुलाएंगे। मुझे तलवारों में कोई रुचि नहीं। ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति, ड्रैगन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ की सर्वोच्च विधि है। अगर तुम यूं ही शोर मचाती रहीं तो अपनी तलवार स्वामिनी के पास लौट जाओ। मेरे साथ आकर काम मत बिगाड़ो। इतना तिरस्कार झेलकर तियानशवान ने विरोध जताया। वो लोगों को काटने में बहुत काम की है, लेकिन वह सचमुच जानना चाहती थी कि चू निंग लोगों को ठगेगा कैसे। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर तुमने तलवार स्वामिनी को जरा भी नाखुश किया। चू निंग हंसते हुए बोला, तुम अपनी स्वामिनी को लेकर काफी रक्षक बन गई हो। बिल्कुल। चू निंग ने घास की पत्ती फेंक दी और सहज लॉन्ग स्प्रिंग इंटेंट से वह पत्ती फिर से जड़ पकड़ गई, मानो कुछ भी न हुआ हो। तियानशवान हैरान रह गई। कैसी विरासत थी यह, जो जीवन की ऐसी प्रबल अवधारणा उत्पन्न कर सकती थी। लेकिन तभी उसने कुछ और महसूस किया। कोई झांक रहा था। एक झटके में वह तलवार में बदल गई और आगे झपटी। पास के एक पेड़ के पीछे छिपा, जो सेक्ट बुजुर्ग लंबे समय से शाओ झू पीक पर नजर रखे हुए था, लगभग तलवार से आर पार हो गया। चू निंग, मुझे सेक्ट मास्टर ने भेजा है। चू निंग का भाव तुरंत बदल गया। वह तेजी से आगे बढ़ा। ओह, सेक्ट मास्टर द्वारा भेजा गया व्यक्ति, तो आप आज वादे किए गए संसाधन पहुंचाने आए हैं। आखिरकार चेन श्वानतियन और अन्य लोगों ने जाने से पहले संसाधनों का हिस्सा देने का वादा किया था। बूढ़ा हंसा और सिर हिलाया। उसने एक भंडारण थैली निकाली। तियानशवान तलवार, जो आत्मा प्रकट कर चुकी थी, पीछे खड़ी थी, फिर भी उसे डर लगा हुआ था। आखिर वह केवल तीसरे स्तर का साधक था। अमर तलवार की तलवार इच्छा ही उसे मार सकती थी, तलवार के वार की तो बात ही क्या। हालांकि उसने थैली तुरंत नहीं दी,
बल्कि अर्थपूर्ण दृष्टि से चू निंग को देखा। चू निंग ने चारों ओर देखा, मुस्कुराया और अपने वस्त्रों से पहले से तैयार साधना ग्रंथ का एक स्क्रॉल निकाला। यह एक स्क्रॉल है, पहले वाले जैसा ही, निचला भाग। ये सुनते ही बूढ़े की भौहें सिकुड़ गईं। तो क्या तुम्हें पूरी विरासत अभी तक नहीं मिली? चू निंग के मुंह का कोना फड़का। कमबख्त, सेक्ट मास्टर ने ऐसा आदमी भेजा। सीधे ही बोल देता, कम से कम थोड़ी शालीनता तो रखता। अब मेरी रहस्यमय दिखावे की सारी मेहनत बेकार हो गई। फिर भी चू निंग मुस्कुराता रहा। बाकी हिस्से स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हैं, तो फिर उन्हें बाहर क्यों नहीं निकालते? चू निंग मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। बूढ़ा तुरंत समझ गया, ये बदमाश इशारा कर रहा था कि ये संसाधन काफी नहीं है। बूढ़े ने ठंडी हंसी हंसी। सेक्ट मास्टर ने ये संसाधन एक व्यक्ति के हिस्से के रूप में वादा किए थे। ये एक साधक को छठे स्तर तक साधना के लिए पर्याप्त है। 3 लाख आत्मा पत्थर और अनगिनत औषधियाँ। क्या ये तुम्हारी विरासत के बदले काफी नहीं? चू निंग ने भी शांति से जवाब दिया। अगर आप नहीं देना चाहते तो सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं सेक्ट में योगदान दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी अधिक संसाधन पाना चाहता हूँ। ऐसे मूर्ख से बात करना बेकार था। तुम इन मामूली संसाधनों से मेरी पूरी साधना परंपरा खरीदना चाहते हो। सपना देखो। और मजे की बात ये कि वह बूढ़ा ये रवैया भी दिखा रहा था, जब तक तुम सारी विधियां नहीं दोगे, संसाधन नहीं मिलेंगे। धिक्कार है, ये भी नहीं समझता कि अभी कौन किससे भीख मांग रहा है। तियानश्वान की आंखों में नाराजगी झलकने लगी, उसकी तलवार इच्छा बाहर आने लगी। तुम क्या कर रहे हो जब तलवार स्वामिनी साधना कर रही हैं? कौन सी विरासत? बूढ़े ने ठिठोली की। मुझे जो आदेश मिला है वो ये है कि संसाधन और साधना ग्रंथ हाथ से हाथ बदले जाएं। चू निंग ने मन ही मन उसे बुद्धिहीन कोसा। उसे विश्वास नहीं था कि चेन श्वानतियन ऐसा कहेगा। आखिर उसने किस तरह का आदमी भेज दिया? अगर सेक्ट मुझे अपनी साधना बढ़ाने के लिए और संसाधन नहीं देना चाहता तो मैं नहीं दूंगा। शाओ झूपीक के संसाधन पहले ही काटे जा चुके हैं, इसकी मिसाल मौजूद है। ये साधना विधि सेक्ट की गिनी चुनी रुचियों में से एक है। अगर मुझे ज्यादा संसाधन नहीं मिलेंगे तो मैं सब कुछ क्यों दूं? इस जिद्दी बूढ़े के सामने चू निंग ने सीधे पत्ते खोल दिए। यही मूल तर्क था। अब विरासत तो तुम्हें चाहिए। बूढ़ा अचानक स्तब्ध रह गया। क्या ये तय नहीं हुआ था कि संसाधनों के बदले विधियां मिलेंगी? लेकिन अगर वह वापस नहीं ले जा पाया? छोड़ो, ये लड़का तो भाग नहीं सकता। पहले सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ। बूढ़ा जल्दी से चला गया, लेकिन सेक्ट मास्टर के सामने पहुँचते ही उस पर डांटों की बौछार हो गई। क्या तुम्हें लगता है चू निंग मूर्ख है? क्या वह सीधे ही सब सौंप देगा? धिक्कार है। जितना मिल सके उतना दो। संसाधन क्या चीज हैं? क्या मेरा ताइश्वान सेक्ट उनके बिना है? लेकिन सेक्ट मास्टर, वह तो केवल तीसरे स्तर का साधक है, फिर भी इतना घमंडी यहाँ तक कह रहा है कि वह नहीं देगा। चेन श्वानतियन उस आदमी की मूर्खता से तंग आ चुका था। उसके दिमाग में सचमुच हवा भरी थी, वर्तमान स्थिति को जरा भी नहीं समझता। मैंने उसे अमर तलवार तक दे दी, क्या मुझे इन थोड़े से संसाधनों की परवाह है? मुझे तो ये साधना विधि चाहिए। अगर चू निंग सतर्क हो गया तो क्या और मुसीबत नहीं बढ़ेगी? लेकिन तभी चेन श्वानतियन को एक और सूचना मिली। दान पीक के स्वामी वांग शेंग ने संदेश भेजा। चू निंग मेरे दान पीक पर आया था। उसने कहा कि उसकी औषधियां पर्याप्त नहीं हैं और उसे काफी ज्यादा चाहिए। सेक्ट मास्टर की क्या इच्छा है? इस समय चेन श्वानतियन साधना विधि देखने में मग्न था, उसे और बातों की फुर्सत नहीं थी। उसे कितना चाहिए, चाहे जितना भी हो, क्या तुम्हारा दान पीक उन्हें बना नहीं सकता? लेकिन सेक्ट मास्टर, वह 106 स्तर की ताइश्वान गोलियां मांग रहा है। वे तो हमारे सेक्ट ने अनगिनत प्रयासों से प्राप्त की हैं, और फिर भी वह उन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। चेन श्वानतियन ने भौहें सिकोड़ ली, थोड़ी देर सोचा। रिपोर्ट के अनुसार वह शाओ झूपीक जैसी घटना फिर से न हो, इसलिए अधिक संसाधन जुटाना चाहता है।
हमारी महारचना ग्रैंड फॉर्मेशन सक्रिय है, हम उसके भागने से नहीं डरते। उसकी मांग मान लो, लेकिन साधना विधि हमें मिलनी चाहिए। ओह, उसके पास विधि साथ में ही है। और जैसा सेक्ट मास्टर ने कहा, आज आपकी बात के बाद वह कुछ घमंडी हो गया है। 100 ताइश्वान गोलियां उसने सचमुच मांग ली। फिर भी मैंने औषधियां दे दी हैं। आशा है सेक्ट मास्टर मेरे योगदान को याद रखेंगे। इस समय सेक्ट मास्टर पीक पर चेन श्वानतियन का चेहरा गंभीर था। स्पष्ट था कि चूनिंग ने कई विरासतें हासिल कर ली हैं। वह सीधे उन्हें छीन सकता था, लेकिन चूनिंग के पास शायद उन्हें नष्ट करने की कोई तैयारी हो। तो वह इतनी बेधड़क आकर संसाधन मांग रहा है। क्या वह उन्हें अपने पास रखकर साधना करने की सोच रहा है? हाँ, संसाधन तो दिए जा सकते हैं, पर क्या तुम उन्हें संभाल पाओगे, स्थिर रख पाओगे और उनसे साधना कर पाओगे? उसने आंखें सनकरी की। तभी वांगशेंग स्वयं पहुंचा, साधना ग्रंथ दोनों हाथों से प्रस्तुत करते हुए। सेक्ट मास्टर, मैंने 100 छठे स्तर की ताइश्वान गोलियां, 300 बोतलें 5वें स्तर की कंडेंसिंग सी पाउडर, 500 चौथे स्तर की चांगशेंग घास और अन्य साधना विधियां देकर 2 स्क्रॉल प्राप्त किए हैं। बूढ़ा उत्साहित भी था और व्यथित भी। दान पी कब पहले की तुलना में 30% से भी कम औषधियां बना सकता था, लेकिन विरासत मिल गई, यही बड़ी बात थी। चेन श्वानतियन ने विधि उठाए और देखा कि पहले मिली 4 स्क्रॉल्स पूरी तरह मेल खाती हैं, ऊपर से नीचे तक एक निरंतर परंपरा, ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति की अन्य शाखाएं। उसके होठों पर मुस्कान आई, लेकिन वह जानता था यह विधि अभी भी पूरी नहीं थी। इस समय वांगशेंग को कुछ अजीब सा लगा। चूनिंग की हरकतें मुझे ऐसा महसूस करा रही हैं कि वह भागना चाहता है, नहीं तो वह इतना निर्णायक क्यों होता? चेन श्वानतियन ने ये सुना और वही महसूस किया। लेकिन हमारी महारचना पूरी तरह सक्रिय है। अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता जब तक वह संत न हो। लेकिन उसके हाथ में अमर तलवार है। चेन श्वानतियन ठिठक गया, उसके मन में भी शंका उठी। अमर तलवार साधारण नहीं होती, लेकिन तीसरे स्तर का साधक, भले ही अमर तलवार पकड़े हो, क्या वह इस महारचना को तोड़ सकता है? लेकिन अगर वह खुद साधना कर रहा है, तो उसे इतने संसाधनों की जरूरत क्यों? क्या हो सकता है कि उसी समय हथियार निर्माण पीक से चूनिंग का शपथ भाई सुहू हंसता हुआ आ पहुंचा। हा, इस बार कौन कहेगा कि मैं बेकार हूँ? मैंने केवल 5 आत्मा स्तरीय उड़ने वाली तलवारें, 100 उच्च स्तरीय उड़ने वाली तलवारें और 500 मध्यम स्तरीय उड़ने वाली तलवारें दी और एक साधना विधि की विरासत पाली। कहते हुए उसने विधि सौंप दी, चेहरा उत्साह से भरा था। लेकिन जब उसने चेन श्वानतियन की गंभीर मुद्रा और वांगशेंग का उदास चेहरा देखा, तो वह चकरा गया। सेक्ट मास्टर प्रसन्न नहीं है, लेकिन ये साधना विधि तो। वांगशेंग ने गाली दी। मूर्ख, चूनिंग की हरकतें इतनी असामान्य हैं, वह संसाधन लेकर भागने वाला है। और तुम देखो, तुमने हथियार निर्माण पीक का लगभग सारा उत्पादन दे दिया, फिर भी केवल 1 स्क्रॉल लिया, जबकि मैंने 2 स्क्रॉल लिए। सुहू स्तब्ध रह गया। उसके अच्छे भाई ने उसके साथ ऐसा किया। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। धिक्कार है, वह सचमुच पक्षपात कर रहा है। क्या वह मुझे मूर्ख समझता है? मैं अभी जाकर हिसाब करता हूँ। लेकिन तभी चेन श्वानतियन ने उसे रोक लिया। जब चूनिंग ने संसाधन लिए, क्या उसने और कुछ कहा? सुहू ने सोचा, फिर अचानक याद आया। ओह हाँ, मैंने उससे पूछा था कि उसे इतना क्यों चाहिए। छोटा चू, अरे नहीं, वो कुत्ता। चूनिंग ने कहा कि वो कल सेक्ट मास्टर से मिलने आएगा, शाओ झू पीक को पुनर्जीवित करने के लिए, ताकि उसकी प्रतिभा धूल में ना पड़ी रहे। ये सुनकर चेन श्वानतियन स्तब्ध रह गया। शाओ झू पीक को पुनर्जीवित करना, क्या वह फिर से शिष्य भर्ती करेगा? उस दिन जब कई बुजुर्गों ने दबाव डाला था, शिष्यों ने जितना उठा सकते थे सब ले लिया था। तो चूनिंग न केवल औषधियां बल्कि हथियार भी चाहता था, ताकि उन संसाधनों से शाओ झू पीक को विकसित कर सके। अगर ऐसा है तो बात समझ में आती है। फिर भी चेन श्वानतियन का मन अशांत था।
उसे लगातार लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसी समय शू दाओ पीक का बुजुर्ग आ पहुंचा। सेक्ट मास्टर, साधना विधि आ गई है। लेकिन आते ही उसने देखा कि दोनों बुजुर्ग पहले से मौजूद हैं और चेन श्वानतियन के हाथ में कई स्क्रॉल्स हैं। क्या मैं देर से आ गया? क्या आज सबको एक एक स्क्रॉल मिल गया? सू हू ने ठंडी हंसी हंसी। मैं जानना चाहता हूँ कि तीसरे बुजुर्ग ने चू निंग को इस स्क्रॉल के बदले क्या दिया। शू दाओ पीक के स्वामी ने स्थिति भांप ली। मैंने शू दाओ पीक की ताबीज टैलिस्मन्स दी। आखिर सेक्ट मास्टर ने कहा था कि साधना विधि मिल जाए तो कुछ भी ठीक है। क्या कुछ गड़बड़ हो गई? सू हू ने उपहास किया। बकवास, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो मैं ये क्यों कहता? तुम मूर्ख, चू निंग ने तुम्हें ठग लिया है। वह ताइश्वान सेक्ट छोड़ने वाला है। इस समय वांग शेंग को इस दिमाग रहित लोहार पर सचमुच गुस्सा आ गया। अभी तो तुमने ही कहा था कि चू निंग कल स्वयं सेक्ट मास्टर से मिलने आएगा। ऊपर से महारचना सक्रिय है और सेक्ट मास्टर यही हैं, तुम क्या बक रहे हो? वे कुछ कहते उससे पहले ही औषधि आत्मा पीक का स्वामी आ पहुंचा। 8 पीक स्वामियों में से अनुशासन पीक, शाओ झू पीक और प्रबंधन पीक को छोड़कर बाकी 5 पीकों ने एक एक स्क्रॉल दिया और दान पीक ने 2 स्क्रॉल दिए। चू निंग द्वारा पहले दी गई और आज रात दी गई स्क्रॉल्स को मिलाकर कुल 8 साधना ग्रंथ। मूल रूप से उसने लगभग सभी पीकों के संसाधन ठग लिए थे। चेन श्वानतियन ने अपने हाथ में साधना ग्रंथों को देखा, उसका मन और भी बेचैन हो गया। क्या उसे सचमुच लग रहा था कि चू निंग धन लेकर भाग जाएगा? क्या उसने नहीं कहा था कि वह कल सुबह आएगा? वह देखना चाहता था क्या चू निंग कल आएगा या नहीं। अगर वह नहीं आया तो वह जवाब और हिसाब मांगेगा। चेन श्वानतियन को अब शक होने लगा था कि इन साधना विधियों में कहीं कोई समस्या तो नहीं। उसने तुरंत ग्रंथ निकाले और बाकी पीक स्वामियों की ओर देखा। सब लोग, अब जब साधना विधियां हमारे हाथ में हैं, तो मैं, सेक्ट मास्टर, कुछ नहीं छिपाऊंगा। आप सब पहले इन्हें साधें। सब स्तब्ध रह गए। हम साधें। उन्हें भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगर इन विधियों में समस्या हुई तो हम ही सबसे पहले मरेंगे। लेकिन चेन श्वानतियन के सामने, जो निर्दयी भी हो सकता था, कोई इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिर चू निंग अभी भी सेक्ट में था। भिक्षु भाग सकता है, लेकिन मंदिर तो यहीं रहता है। शुरुआत में एक स्क्रॉल केवल छोटा सा हिस्सा था, लेकिन अब उनके पास 8 स्क्रॉल्स थीं। जब उन्होंने विधि का विश्लेषण किया और उसकी परंपरा स्पष्ट की, तो किसी को भी इसमें समस्या नहीं लगी। इसके विपरीत उन्होंने एक अत्यंत दमनकारी शक्ति महसूस की। वहां मौजूद हर व्यक्ति छठे स्तर का साधक था, किसी की समझ कम नहीं थी। जल्द ही एक बुजुर्ग ने साधना शुरू की। एक पल में सेक्ट मास्टर पीक पर ड्रैगन एलिफेंट अवधारणा इकट्ठी हो गई और सुनहरी आभा फूट पड़ी। ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति हत्या में निर्णायक, एक क्रूर शारीरिक विधि। उसका शरीर सभी विधियों को तोड़ सकता था, नगर नष्ट कर सकता था, आकाश चीर सकता था। गरज, एक बुजुर्ग अचानक दहाड़ा, उसकी आवाज ड्रैगन की गर्जना जैसी थी। वह उछलकर खड़ा हुआ और मुक्कों की एक श्रृंखला चलाई। ड्रैगन एलिफेंट की अवधारणा उसके चारों ओर मंडराने लगी। ये स्पष्ट रूप से ताइश्वान सेक्ट की गुप्त विधियों को कुचल सकने वाली शक्तिशाली साधना थी। हालांकि अभी पूर्ण सिद्धि नहीं थी, इसलिए पूर्ण की परिसंचरण संभव नहीं हुआ। सेक्ट मास्टर, इसमें अभी कुछ कमी है, लेकिन साधना विधि सही है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं, विधि वास्तविक है। इस क्षण चेन श्वानतियन कुछ चौंक गया। लगता था सच में कोई समस्या नहीं थी। क्या चू निंग सचमुच शाओ झू पीक को फिर से जीवित करने वाला था? इस समय चेन श्वानतियन तक स्तब्ध रह गया और उसके मन में इस प्रतिभा को संजोने की इच्छा भी जागी। पुरानी रंजिशों को अलग रख दें तो चू निंग 18 वर्ष का तीसरे स्तर का साधक था, जिसने ऐसी मूल विरासत पर अधिकार किया और अमर तलवार की स्वीकृति पाई। भविष्य में वह शायद सू वानछिंग से कम न हो। और क्या वे अब इस व्यक्ति को अपने पक्ष में नहीं कर सकते? अगर सेक्ट पुरानी शिकायतें छोड़कर चू निंग को स्वीकार कर ले तो क्या होगा?
चेन श्वानतियन इसी सोच में डूबा था कि दूर क्षितिज पर भोर की पहली किरण दिखाई दी। उसी समय पास से एक शिष्य आगे आया। सेक्ट मास्टर, चू निंग मिलने की अनुमति मांग रहा है। वह कह रहा है कि वह अपने अपराध स्वीकार करने आया है। अध्याय 49। वह पूरे सेक्ट का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। सुबह सुबह पहाड़ की तलहटी में चू निंग और तियान श्वान बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। तियान श्वान अपने चेहरे की मुस्कान को दबा नहीं पा रही थी। दूसरों के संसाधन पहले ही ठग लिए गए थे और अब वे सेक्ट मास्टर को ढूंढने जा रहे थे ठगी जारी रखने के लिए। शुरू में उसे लगा था कि चू निंग तलवार स्वामिनी से विश्वासघात करने वाला है, लेकिन सोचो तो सही, वे तो द्वैध साधना ड्यूअल कल्टिवेशन के साथी हैं और वह उसका बाल विवाहपति है। भला वह तलवार स्वामिनी से कैसे गद्दारी कर सकता है। इस पल तियान श्वान सचमुच खुद को रोक नहीं पा रही थी। जब अंदर जाने की अनुमति देने आया व्यक्ति कुछ अजीब सा महसूस करने लगा तो उसने पूछा, चू निंग, ये छोटी लड़की किस बात पर हंस रही है। चू निंग ने तियान श्वान की ओर देखा और सीधे उसे भगा दिया। अगर भेद खुल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जा जा जा, वापस शाओ झू पीक चली जा और वहीं रह। क्या सेक्ट मास्टर ऐसा है जिससे तुम जब चाहो मिल सको? तलवार स्वामिनी, मैं भी सेक्ट मास्टर से मिलना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलो। कहते ही तियान श्वान ने ध्वनि संप्रेषण किया। चिंता मत करो, मैं अपनी तलवार आत्मा सील कर दूंगी, सिर्फ दिव्य चेतना को तलवार के रूप में छोड़ूंगी, बिल्कुल भी प्रकट नहीं होंगी। पिछली रात से ही चू निंग ने शाओ झू पीक छोड़ा और हर पीक से संसाधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। लगभग सभी पीकों के संसाधन वह ठग चुका था। इतना बड़ा तमाशा वह कैसे न देखे। तो यही था लोगों को ठगना। जहां तक उस साधना विधि की बात थी, अफवाह थी कि उसमें बड़ी खामी है। शुरुआती चरणों तक तो ठीक है, लेकिन बाद के चरणों में साधना करने से मृत्यु तक हो सकती है। ऐसे में तियान श्वान ने दोनों हाथ पैरों से समर्थन किया। बस अभी चेन श्वानतियन और उसके लोगों से छुटकारा नहीं मिल सकता था और तलवार स्वामिनी अभी साधना में थीं। वरना तो वे मिनटों में सबको काट डालते। फिर इतनी चालें चलने की क्या जरूरत। लेकिन अब चू निंग और सू वानछिन की शुरुआत से अंत तक बनाई गई योजना सीधे मार डालने से भी ज्यादा दिलचस्प लग रही थी। ये देखकर चू निंग निश्चिंत हुआ और तुरंत तलवार पर सवार होकर एक ही पल में पर्वत द्वार की ओर उड़ गया। इस समय चेन श्वानतियन की अमर गुफा के सामने कई बुजुर्ग इकट्ठा थे और चेन श्वानतियन स्वयं भी प्रतीक्षा कर रहा था। सभी बुजुर्ग संदेह से भरे थे, लेकिन उन्हें बोलने से मना किया गया था। केवल चेन श्वानतियन ही दंड मांगने की चू निंग की बात को लेकर उत्सुक था। कुछ ही क्षणों बाद चू निंग आ पहुंचा। सेक्ट मास्टर, कहते ही उसने एक साधना ग्रंथ का स्क्रॉल निकाल लिया। शिष्य चू निंग विशेष रूप से दंड मांगने आया है और आशा करता है कि सेक्ट मास्टर मुझे दंड देंगे। कई बुजुर्ग चौंक गए। वो तो भागने वाला लग रहा था और अब दंड मांग रहा है। क्या भागने से पहले नमस्ते करने आया है? लेकिन कोई इतना मूर्ख तो नहीं होता जो भागने वाला हो। वह दंड मांगने क्यों आएगा? ऊपर से वह एक साधना विधि भी लाया है। चेन श्वानतियन ने भ्रमित होकर ग्रंथ लिया और जांचा और तुरंत चौंक गया। ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति, क्या यह अंतिम खंड है? छोटे चू, तुम ऐसे क्यों हो? जो कहना है धीरे धीरे कहो। चू निंग ने आह भरी। शिष्य, गुरु की पूरी साधना विरासत प्राप्त नहीं कर सका। अभी तक ये शिष्य इस ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति को केवल 9वें स्तर तक ही साध पाया है। कल ही सेक्ट मास्टर और अन्य लोगों के जाने के बाद इस शिष्य को इस बात का पता चला। सब लोग स्तब्ध रह गए। पूरी विरासत के बिना ही वह इतना शक्तिशाली। लेकिन चेन श्वानतियन ने स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं किया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, छोटे चू, साधना विधि की बात अभी नहीं। इस सेक्ट ने सुना है कि तुम शाओ झू पीक को पुनर्जीवित करना चाहते हो, इसलिए साधना विधियां देकर संसाधन बदले। क्या ये सत्य है? चू निंग का चेहरा तुरंत घबरा गया, फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, ये शिष्य नहीं चाहता कि शाओ झू पीक ऐसे ही रहे।
गुरु के समय में शाओ झू पीक ताइशुआन सेक्ट की 8 पीकों में सबसे आगे था। अब जब वो पतन में है तो ये शिष्य इसे सहन नहीं कर सकता। मेरी हैसियत से सेक्ट मास्टर से सीधे संसाधन मांगना संभव नहीं था, इसलिए मुझे ये कठोर उपाय अपनाना पड़ा। कई बुजुर्गों को अचानक समझ आया तो बात ये थी। चेन श्वानतियन ने भी हल्की राहत की सांस ली। लगता है वह सच में भागने वाला नहीं था। सही है, वह भाग भी कहाँ सकता है। अमर तलवार हो तब भी क्या कर लेगा। शाओ झूपीक को पुनर्जीवित करना अच्छा विचार है, लेकिन तुम ये बात सीधे इस सेक्ट से भी कह सकते थे। शाओ झूपीक पर सिर्फ तुम ही हो क्या, फिर भी तुम्हें इसके भविष्य की चिंता थी। चू निंग ने मन ही मन सोचा, अगर ऐसा करता तो इतने संसाधन कैसे ठग पाता। अगर चेन श्वानतियन ने सीधे आदेश दिया होता तो बाकी पीक छिपा छिपा कर देते, शायद 10वां हिस्सा भी नहीं मिलता। तब मैं बाकी पीक स्वामियों को लगभग खाली कैसे कर पाता। चू निंग ने सिर हिलाया। इस शिष्य के भी स्वार्थ हैं और आशा है सेक्ट मास्टर क्षमा करेंगे। शाओ झू पीक के पास अभी संसाधन नहीं है, इसलिए यही एक रास्ता था। कई बुजुर्गों के होंठ फड़क गए तो हमें ठगने ही आए थे। लेकिन चिंता मत करो बच्चे, जब तुम जाओगे संसाधन वापस आ ही जाएंगे। ताइशुआन सेक्ट को शाओ झू पीक के उठने की कोई जरूरत नहीं, इसे यूं ही पड़ा रहने दो। फिर भी वे चुप रहे क्योंकि चेन श्वानतियन का आदेश था। मध्यम आयु का व्यक्ति शांत भाव से चू निंग को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हर साधक के अपने स्वार्थ होते हैं। ये सेक्ट तुम्हें क्षमा कर सकता है, आखिर तुम केवल शाओ झू पीक को पुनर्जीवित करना चाहते हो। लेकिन इस साधना विधि का असली मामला क्या है? ये सुनकर चू निंग ने आह भरी। गुरु के हादसे के बाद ये शिष्य ही उनके साथ रहा। गुरु भावुक हुई और मुझे साधना विधि दी, लेकिन अंतिम चरण में उन्होंने मुझसे भी सावधानी बरती। सेक्ट मास्टर ने यदि यह विधि साधी हो तो जानेंगे, ड्रैगन एलिफेंट की अवधारणा सघन तो होती है, पर अंतिम सांस की कमी रहती है। कल जब आप लोग आए और गुरु दुखी हुई तो उन्होंने बताया कि इसमें अभी एक अंतिम मन साधना विधि शेष है। कई बुजुर्ग चौंक गए। वास्तव में इसमें कुछ कमी है। छोटे चू ने भी यही महसूस किया। चेन श्वानतियन को फिर भी पूरा भरोसा नहीं हुआ। उसने ग्रंथ फिर से खोला और पाया कि चू निंग की बात सही थी। ये खंड अवधारणा को और ऊंचा करता था, साधना विधि को ताइशुआन गुप्त कलाओं से भी ऊपर ले जाता था, बस पूर्ण एकीकरण के लिए अंतिम कड़ी की कमी थी। उसे संदेह हुआ कि चू निंग कुछ छिपा रहा है, लेकिन तभी चू निंग बोला, गुरु ने कहा कि पूरी विरासत दी जा सकती है, लेकिन वे नहीं चाहती कि शाओ झू पीक यूं ही पतन में रहे। इसलिए इस शिष्य ने ऐसा किया। सबको अचानक समझ आया सब कुछ विरासत के लिए था, तो इसी कारण वह शाओ झू पीक को पुनर्जीवित करना चाहता था। लेकिन चेन श्वानतियन मुस्कुराया, आंखें सिकुड़कर हल्के से हंसा। छोटे चू, अगर यह सेक्ट गलत नहीं है तो तुमने साधना विधि को पहले ही बांट दिया था, अलग अलग हिस्सों में, और उन्हें संसाधनों के बदले बदला। अंतिम भाग का उद्देश्य था इस सेक्ट से शाओ झू पीक के पुनरुद्धार का समर्थन पाना। आज तुम दंड मांगने नहीं आए, तुम इस सेक्ट को इस विधि की परवाह करने पर मजबूर करने आए हो, ताकि यह सेक्ट तुम्हारी बात मान ले। क्या ये सब तुमने बहुत पहले से नहीं सोचा था? इतना कहते ही चेन श्वानतियन का चेहरा अचानक कठोर हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सेक्ट को धोखा देने की? क्या तुम्हें लगता है ये सेक्ट मूर्ख है? शुरू से अंत तक तुम हमें छलते रहे, साधना विधियों से लालच जगाया, हमें संसाधन देने पर मजबूर किया और खुद और अधिक लाभ लिया, सब कुछ शाओ झू पीक के लिए। ये शब्द सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। वे ठगे गए थे। सबकी नजरें उस चू निंग पर जा टिकी, जो घबराया हुआ असहाय खड़ा था। सेक्ट मास्टर, शिष्य शिष्य बस, चेन श्वानतियन ने भारी स्वर में कहा। चू निंग, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ताइशुआन सेक्ट अपने ही लोगों को निर्दयता से मार डालेगा? शाओ झू पीक के शिष्य क्यों गए? क्योंकि सु वानछिन की साधना नष्ट हो गई थी, वह सिखाने योग्य नहीं रही। इस सेक्ट ने उन्हें संरक्षण देने का वादा किया। क्या ये शाओ झू पीक के प्रति निर्दयता थी?
लेकिन तुमने सोचा कि यह सेक्ट शाओ झू पीक की परवाह नहीं करेगा। यिन यांग श्वान ड्रैगन गोली से लेकर औषधियाँ, अमर तलवार, और अब तक तुम हर जगह चाले चलते रहे। लेकिन इस सेक्ट ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? क्या कभी तुम्हें जरा भी अन्याय महसूस कराया? चू निंग का चेहरा और भी पीला पड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। ये शिष्य अपनी गलती जानता है, सेक्ट मास्टर। ये शिष्य शाओ झू पीक में ही पला बड़ा है, और मैंने सच में पूरी विरासत प्राप्त की है। लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने अभी सब उजागर कर दिया, तो सेक्ट मास्टर मुझे और शाओ झू पीक को छोड़ देंगे। शाओ झू पीक कितनी गिरावट में है, मैं यह नहीं देख सकता। सेक्ट मास्टर की बुद्धिमान दृष्टि ने मेरे हृदय को भेद दिया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं सच में शाओ झू पीक को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। अगर सेक्ट मास्टर को लगे कि मैंने सेक्ट को धोखा दिया है, तो मुझे दंड दें। मैं मृत्यु तक स्वीकार करने को तैयार हूँ। कई बुजुर्गों की आंखें फैल गईं। ये दुष्ट शुरू से अंत तक सबको धोखा देता रहा, सेक्ट को ठगता रहा, सिर्फ एक शाओ झू पीक के लिए। वाकई कितनी गहरी साजिश। सबकी निगाहें चेन श्वानतियन पर जा टिकीं। सेक्ट मास्टर, चू निंग का दुस्साहस असीम है। सेक्ट नियमों के अनुसार दंड न देना अनुचित है। सेक्ट मास्टर, तुरंत इसे मृत्यु दंड दें। लेकिन चेन श्वानतियन, जो सब समझ चुका था, चुपचाप चू निंग को देखता रहा। काफी देर बाद वह बोला, छोटे चू, ये सेक्ट तुम्हारे अपराध क्षमा करता है। आज से ये सेक्ट शाओ झू पीक की सारी भेंटें बहाल करेगा और उन्हें दोगुना करेगा। सब बुजुर्ग अवाक रह गए। सेक्ट मास्टर, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लेकिन चेन श्वानतियन ने पीछे खड़े उन मूर्ख बुजुर्गों की बातों की परवाह नहीं की। उसने चू निंग के कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, तुमने शाओ झू पीक के लिए इतना किया है। ये सेक्ट मानता है कि तुम महान धर्म बुद्धि वाले व्यक्ति हो, वास्तव में सु वानछिंग के योग्य शिष्य। तुम्हारे और सु वानछिंग के नेतृत्व में शाओ झू पीक अवश्य पुनर्जीवित होगा। ये सेक्ट संसार को घोषित करेगा कि ताइशवान सेक्ट का शाओ झू पीक फिर से शिष्य भर्ती करेगा। चू निंग आंसुओं में डूब गया, अत्यंत उत्साहित। सेक्ट मास्टर, क्या ये सत्य है? मेरी हैसियत छोटी है, मुझे डर है कि एक बार कहे गए शब्द को 4 घोड़े भी वापस नहीं ला सकते। धन्यवाद, सेक्ट मास्टर। चेन श्वानतियन ने हल्की मुस्कान दी। ये व्यक्ति सचमुच असाधारण था, ऊपर से कमजोर, लेकिन भीतर से हर कदम पर योजनाबद्ध। फिर भी अंततः सब कुछ शाओ झू पीक के लिए ही था। अब जाकर वह पूरी तरह समझ पाया। ये चू निंग वास्तव में गहराई से छिपा हुआ था। जाओ, बाद में ये सेक्ट किसी को भेजेगा, जो तुम्हें खजाना मंडप में ले जाकर संसाधन दिलाएगा। धन्यवाद, सेक्ट मास्टर। चू निंग भावुक मुद्रा में चला गया, लेकिन पीछे बचे बुजुर्ग सब अवाक खड़े थे। वे सब चेन श्वानतियन को देखकर पूछने लगे, सेक्ट मास्टर, उसे सीधे मार क्यों नहीं दिया? उसकी आत्मा की जांच क्यों नहीं की? उसने हमारे सेक्ट को ठगा है। भले ही यह शाओ झू पीक के लिए हो, फिर भी उसे मार देना चाहिए था, है न? अब तो लगता है आप उसे बहुत महत्व दे रहे हैं। अचानक चू निंग के जाते ही चेन श्वानतियन का चेहरा बदल गया, अत्यंत ठंडा। वो कुत्ता, वह सच में मुझसे चीजें छिपा रहा था। एक शाओ झू पीक के लिए उसने पूरे सेक्ट को धोखा दिया। धिक्कार है उस पर। सब फिर से चौंक गए। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि संसाधन देंगे और शाओ झू पीक को शिष्य भर्ती करने देंगे। उनकी उलझी हुई नजरों को देखकर चेन श्वानतियन ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उसने इतनी देर तक हमें धोखा दिया? सब साधना विधियां निकाल दी और फिर भी उसकी योजना साधारण होगी। उसके पास वह साधना विधि है, लेकिन अगर हम समर्थन का नाटक नहीं करेंगे तो वह कभी पूरी विधि नहीं देगा। अधूरी साधना विधि का क्या लाभ? इस समय चेन श्वानतियन ने उपहास के साथ कहा, अब ये लॉर्ड पूरी तरह समझ गया है। सु वानछिंग को बहलाना, एक एक खंड देना, सब बहाने थे, पूरे बहाने। वह जानवर सु वानछिंग ने पाला है। उनके बीच दुश्मनी होना असंभव है।
वे सोचते हैं कि इतना नाटक करने से मैं उन पर विश्वास कर लूंगा, लेकिन उन्हें क्या पता मैं पहले ही भाग चुका था। वे सब हमें धोखा दे रहे हैं, सिर्फ श्याओ झूपीक को पुनर्जीवित करने के लिए। लेकिन वो ये नहीं जानता आखिरकार सब कुछ निपट जाएगा। ये सुनकर सब समझ गए। वे दोनों शुरू से ही उन्हें धोखा दे रहे थे, सिर्फ श्याओ झूपीक के लिए। लेकिन इसी समय सू हू ने भ्रमित होकर पूछा, अगर उसके पास भागने का कोई तरीका हुआ तो? सबने हथियार निर्माण पीक की ओर देखा, सू हू की ओर, जिसे सबसे कम दिमाग वाला माना जाता था। इतना मूर्ख प्रश्न उत्तर देने की भी जरूरत नहीं। तीसरे स्तर का एक अपंग, वह कहाँ भागेगा? अमर तलवार हो तब भी कहाँ भागेगा? वाकई मूर्ख। चेन श्वानतियन इस समय हंसा और दूर जाती उत्साहित आकृति को देखते हुए बोला, ये छोटा जानवर, क्या तुम्हें पता है झींगुर को पकड़ने में मिनट्स लगा रहता है और पीछे बैठे ओरियोल को पता ही नहीं चलता। श्याओ झूपीक का पुनरुद्धार शायद तुम उसे देख न सको। इसके बजाय तुम्हारे वर्तमान कर्म ही सेक्ट के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। वह पूरे ताइश्वान सेक्ट का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन सोचने वाली बात ये थी, उस यिन यांग श्वान ड्रैगन गोली का असर अभी तक क्यों नहीं हुआ? कितना अजीब। अध्याय 50। जाओ, अपने निंग से बात करो। पहाड़ से वापस लौटते समय चूनिंग, अब क्या मैं हंस सकती हूँ? नहीं। श्याओ झूपीक पहुंचकर, अब हंस सकती हूँ? नहीं। घर के अंदर तियान श्वान हंसी रोक रोक कर लाल हो चुकी थी और गुस्से से चूनिंग को घूर रही थी। तो अब तो हंस सकती हूँ न? चूनिंग ने सिर हिलाकर सहमति की आवाज दी। हंस लो। इसी पल चेन श्वानतियन को पहली बार देखने से लेकर अब तक लगभग फटने वाली तियान श्वान जोर जोर से हंस पड़ी और पूरे आधे घंटे तक मूर्खों की तरह खिलखिलाती रही। हा, वो सेक्ट मास्टर खुद को कितना चालाक समझता है। उसे पहले ही समझ आ गया कि तुम श्याओ झूपीक को पुनर्जीवित करना चाहते हो और वो तुम्हें संसाधन तक देने को तैयार है। वो जरूर सोच रहा होगा कि तुम आखिरी मन साधना विधि उसे आसानी से नहीं दोगे, कि तुम्हें असल में श्याओ झूपीक से कोई मतलब नहीं है और तुम खजाना मंडप को ठगने के बाद भाग जाओगे। हा। वो सेक्ट मास्टर थोड़ा बहुत समझदार है, एक परत तो देख ली, लेकिन वो बुजुर्ग तो एक परत भी नहीं देख पाए, बस हक्के बक्के रह गए। उन्हें तो जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम लोग अभी क्या कर रहे हो। हा। तियान श्वान की इस पागल सी हंसी पर चू निंग ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हें देखकर लगता है जैसे परवाह ही नहीं। बिल्कुल नहीं। आखिर सबसे बड़ा खजाना अभी ठगा ही नहीं गया था। तियान श्वान फर्श पर लोटपोट होने लगी, जिसे देखकर चू निंग को सिरदर्द होने लगा। मेरी गुरु तो इतनी ठंडी हैं, फिर उनकी पियाओ मियाओ तलवार आत्मा इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? वाकई परेशान करने वाला। ठीक है, घर में ही ऐसे मूर्खों की तरह हंसती रहो, भेद मत खोलना। अब बस आखिरी धक्का बाकी है। कौन सा आखिरी धक्का? सेक्ट का खजाना। और क्या? गुरु ने कहा था कि सेक्ट मास्टर की निजी जमा वही है, और वो भी तो सेक्ट की ही संपत्ति है। जब भाग ही रहे हैं तो कुछ पारिवारिक संपत्ति साथ ले जाना तो बनता है न? तियान श्वान आखिरकार हंसी से उभरी। चेहरा लाल था और उसे शांत होने में काफी देर लगी। वह चूनिंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगी और मन ही मन सोचा कि यह आदमी सच में असाधारण है। उसकी तलवार इच्छा ऊंची है, साधना भी बुरी नहीं, इसीलिए वह तलवार स्वामिनी की कृपा पा सका। तुमने बहुत अच्छा किया है। ये लॉर्ड तुम्हें बहुत सराहता है। अगर कभी तुम्हें इस लॉर्ड की जरूरत पड़े तो तुम्हें इस लॉर्ड का उपयोग करने की अनुमति है। तियान श्वान गर्व से भरी हुई थी, उसने इस आदमी को पूरी तरह मान लिया था। तुम इस लॉर्ड की तलवार स्वामिनी के दाव साथी बन सकते हो, उसके साथ द्वैध साधना कर सकते हो। अब ये लॉर्ड तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन चूनिंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अमर तलवार स्वामिनी का उपयोग करना तो सबसे अच्छा था। उसे उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी मुठियां ही काफी थीं। ठीक है। बाद में जाकर देख लेना कि गुरु एकांत साधना से निकली है या नहीं। हम जल्दी ही भागेंगे। भागने के बाद साधना करेंगे
और जहां तक सेक्ट के खजाने और मुसीबत को पूरब की ओर मोड़ने की बात है, ये सब वह पहले ही सु वानछिंग से चर्चा कर चुका था। आखिरी चाल तियान श्वान को ही चलनी थी। ये छोटी लड़की अब भी भरोसेमंद थी। तियान श्वान जोर जोर से सिर हिलाने लगी, फिर सु वानछिंग की अमर गुफा की ओर देखने लगी। कोई हलचल न देखकर वह वापस चुनिंग के पास खेलने आ गई। आखिर इस पहाड़ पर सिर्फ 2 ही लोग थे, बोरियत दूर करने के लिए किसी का होना जरूरी था। लेकिन अब लगता था कि चुनिंग भी साधना में लग गया है। जब समय और अवसर मिला है तो जितनी हो सके उतनी साधना करनी चाहिए। यिन यांग श्वान ड्रैगन गोली की औषधीय शक्ति चौथे क्षेत्र की प्रतिक्रिया अब भी मौजूद थी, लेकिन ये उसकी साधना को सीधे प्रभावित क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि चौथे क्षेत्र में प्रवेश के लिए आत्मिक महल के भीतर चांग शेंग टावर का निर्माण करना होता है, और हर परत का निर्माण असहनीय पीड़ा देता है। उसे पहले अन्य काम निपटाने पड़े। वो अभी सेक्ट मास्टर के पास गया था और ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति के पागल संस्करण की 9 पुस्तिकाएं सौंप चुका था, बस एक बाकी रखी थी। वहां जाना केवल सेक्ट का मन स्थिर करने के लिए था। कम से कम अभी के लिए वे नहीं आएंगे। चुनिंग, तलवार स्वामिनी साधना कर रही हैं। तुम भी साधना कर रहे हो। मेरे लिए द्वार की रक्षा कर देना, धन्यवाद। तियान श्वान ने मना नहीं किया। आखिर वह पहले ही मान चुकी थी कि चुनिंग बहुत शक्तिशाली है, बुद्धि में तलवार स्वामिनी से कम नहीं, पूरे सेक्ट को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। तो फिर वह द्वार की रखवाली करेगी। लेकिन आज की घटनाएं तलवार आत्मा को बेचैन कर चुकी थीं। पहले कभी इतना मजा नहीं आया था, सु वानछिंग के साथ रहना भी इतना रोचक नहीं था, और तलवार निर्माण पीक में सालों कैद रहना तो और भी उबाऊ था। अब बाहर निकलकर ऐसे काम करने का मौका मिला तो उत्साह कैसे न हो। और सबसे बड़ा घोटाला तो उसी को अंजाम देना था। तियान श्वान न सिर्फ लोगों को काट सकती थी, बल्कि काम भी कर सकती थी। चुनिंग, साधना, चौथा क्षेत्र आरोही टावर प्रगति 10%। प्रतिभा, दिव्य स्तर आध्यात्मिक मूल उन्नत हो सकता है। साधना विधि, चांगचुन अमर कला प्रगति 5वीं परत। ड्रैगन एलिफेंट दमन कारागार शक्ति प्रगति 4थी परत। पियाओ मियाओ तलवार कला प्रगति 4थी परत। स्वर्ग निगलने की 11वीं कला। चुनिंग ने आज की सारी बातें पहले ही तय कर ली थीं। उसका मन शीघ्र ही शांत हो गया और वह पूरी तरह चांग शेंग टावर के निंगकरण पर ध्यान लगाने लगा। यिन यांग श्वान ड्रैगन गोली की औषधीय शक्ति 6 क्षेत्रों से पहले के स्तर को सीधे मध्य चरण तक पहुंचा सकती थी। वह अब इसी शक्ति का उपयोग करके अपने चांग शेंग टावर का निर्माण तेजी से कर रहा था। जहां तक सेक्ट का सवाल था, उसने पहले ही निर्णय कर लिया था। अभी उनसे सीधा टकराव ठीक नहीं था। आखिर मानव क्षेत्र की 7 सेक्ट आपस में जुड़ी हुई थीं। वह सेक्ट मास्टर को हरा सकता था, लेकिन बाकी का क्या? वे शायद उसे मारने न आए, लेकिन चारों ओर से दबाव जरूर बनेगा। संसाधन उसे हर हाल में लेने थे। वैसे भी पीछा तो होना ही था, फिर डर किस बात का? उसके क्षेत्र को भी बढ़ाना जरूरी था। कौन जानता है, बाहर निकलने के बाद साधना के लिए समय और जगह मिलेगी भी या नहीं। हर अवसर को पकड़ना जरूरी था। फाड़ देने वाली पीड़ा उभरी। चांग शेंग टावर का निर्माण साधक की नींव से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें अत्यंत सावधानी चाहिए। जितनी ज्यादा परतें, उतना बेहतर। स्वाभाविक ही अमर गुफा के बाहर तियान श्वान का मूड बहुत अच्छा था। वह गुनगुनाती हुई शाओ झू पीक पर टहल रही थी। जब सूरज निकले, धूप सेंकू टिल्डा। जब चांद निकले, चांदनी सेंकू टिल्डा। कभी वह चुनिंग की गुफा की ओर देखती, कभी सु वानछिंग की। दोनों ही साधना में चले गए। आज इतनी बड़ी घटना हो गई और तलवार स्वामिनी को अभी तक पता भी नहीं। लेकिन अगले ही पल सु वानछिंग की अमर गुफा का द्वार अचानक खुल गया। तियान श्वान ठिठक गई, फिर तुरंत उत्साहित होकर दौड़ी और चालाकी से सु वानछिंग को गुफा के अंदर खींच लिया। तलवार स्वामिनी, आपको नहीं पता हमने कल क्या किया। निंग कहाँ है? तियान श्वान चौंक गई। निंग ओह, मतलब चुनिंग।
सु वानछिंग ने तियानशुआन को पकड़कर पूछा, क्या निंग अब जाग चुका है? तियानशुआन ने ऊपर देखा। तलवार स्वामिनी का चेहरा काफी बेहतर था। चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा घूम रही थी। स्पष्ट था कि वह फिर से साधना पथ में लौट आई थीं। वो किस क्षेत्र में है, ये तियानशुआन नहीं जानती थी। लेकिन एकांत से निकलते ही पहला सवाल चू निंग के बारे में। छोटी लड़की को थोड़ा खट्टा लगा। वह जाग चुका है, हम तो कल बाहर भी गए थे। इस लॉर्ड को निंग से मिलना है। तियानशुआन, तुम थोड़ी देर खेलो। तलवार स्वामिनी, आपका निंग साधना कर रहा है, काफी समय लगेगा। तियानशुआन हंसी। सु वानछिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह झुंझला कर उसे मारने को हुई, लेकिन तियानशुआन फिर बच निकली। वो बस साधना कर रहा है। तलवार स्वामिनी अचानक नाराज क्यों हो गईं? तियानशुआन ने कुछ गलत तो नहीं कहा। वे तो पहले ही द्वैध साधना कर चुके हैं, है न? वह तो आपका ही है। उसने तो कहा भी कि वह आपका बाल विवाह पति है। आपका परिवार कितना गड़बड़ है। सु वानछिंग समय का हिसाब रख रही थी, लेकिन अनजाने में बहुत देर तक साधना कर बैठी। तर्क से उन्हें कल रात ही तूपो करके चू निंग से बात करनी चाहिए थी। लेकिन साधना की वापसी और तूपो की खुशी ने उन्हें डूबो दिया और आज तक खींच गया। अब तो दूसरा दिन हो चुका था। सु वानछिंग ने केवल आह भरी और चू निंग की गुफा की ओर देखा। अगर ऐसा है तो जब चू निंग साधना से निकले तो उससे कहना कि मुझसे मिलने आए। वह मुड़ने ही वाली थी कि तियानशुआन चौंक गई। तलवार स्वामिनी, मैंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं। क्या बात है, आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। आपको बस निंग की पड़ी है। तियानशुआन, अब आपकी तलवार आत्मा नहीं रही। अगर ऐसा ही रहा तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। सु वानछिंग को एहसास हुआ कि वह सच में चू निंग को लेकर ज्यादा चिंतित हो रही थी, जो आसानी से शक पैदा कर सकता था। वह अपनी तलवार आत्मा को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उन्होंने मजबूरन मुस्कुराकर तियानशुआन के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है तियानशुआन, बोलो। ये लॉर्ड सुन रही है। शिष्य के जागने पर वह क्या करेगा? या तो उसे ढूंढेगा या सेक्ट को। तियानशुआन इतनी खुश थी, जरूर सेक्ट से जुड़ी बात होगी। सु वानछिंग अंदाजा लगा सकती थी और फायदा भी अच्छा ही हुआ होगा। लेकिन वह चाहती थी कि यह सब उनके शिष्य से सीधे सुने। ऐसा लग रहा था जैसे उनके और शिष्य के बीच कोई बड़ा लालटेन लटका हो। नहीं, वह ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वह और चू निंग अब भी गुरु शिष्य ही हैं, रिश्ता बदला नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तलवार स्वामिनी, आपको नहीं पता असल में। तलवार स्वामिनी, वो चेन श्वानतियन उस समय। तियानशुआन ने पाया कि सु वानछिंग उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। वह पूरी तरह खोई हुई थी। छोटी लड़की नाराज होकर बोली, तलवार स्वामिनी, चू निंग आ गया। सु वानछिंग चौंक कर लौटी, गुफा द्वार की ओर देखा, कोई नहीं था और तुरंत नाराज हो गईं। तियानशुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लॉर्ड को चिढ़ाने की? अब छोटी लड़की पूरी तरह आहत थी। तुम दोनों, एक गुरु करता रहता है, दूसरा निंग चिल्लाता रहता है, कोई किसी की बात नहीं सुनता। तलवार स्वामिनी भी खोई रहती हैं, जरूर उस आदमी के बारे में सोच रही होंगी। मैं सच में घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस घर में तियानशुआन के लिए कोई जगह नहीं। सु वानछिंग शर्म से कुछ कह नहीं पाईं। ऐसा कैसे हो गया? वो बस अपने शिष्य से बात करना चाहती थीं। ठीक है तियानशुआन, तुम बोलो। इस बार ये लॉर्ड जरूर सुनेगी। आप जाकर अपने निंग से बात कीजिए, मैं तलवार स्वामिनी से बात नहीं करूंगी। ये कहकर वो गुस्से में चली गई और गुफा में खड़ी सु वानछिंग बेबस सी मुस्कुराईं। तर्क से उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। दोनों का रिश्ता अभी तक वास्तविक रूप से बदला नहीं था। गुरु शिष्य अब भी गुरु शिष्य ही थे। यहाँ तक कि साधना लौट आने पर भी चू निंग ने उनके साथ दाव साथी का रिश्ता पूरी तरह पक्का नहीं किया। तो फिर वह अपने शिष्य को देखने के लिए इतनी व्याकुल क्यों थीं? शायद उन्हें लग रहा था कि साधना लौटने के बाद शिष्य को लगेगा कि उसका योगदान बहुत बड़ा है।
क्या वह इसका फायदा उठाकर कुछ करेगा? शायद हाथ पकड़ना, गले लगाना सबसे साधारण होगा और शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन ऐसे ज्यादा के लिए क्या उन्हें इतना बेचैन होना चाहिए था? फिर भी वह इतनी अधीर क्यों थी? क्या ये खुद को आगे बढ़ाकर सौंप देने जैसा नहीं है? ये सोचकर सु वानछिंग ने बेबसी से अपना माथा मल लिया। वो खुद भी कुछ उलझन में थी। उन्हें हमेशा लगता था कि साधना लौटने के बाद उन्हें चू निंग से बात करनी चाहिए, बट दुर्भाग्य से उस समय वह टिक नहीं पाई। निंग साधना से कब निकलेगा? लेखक एक मेहनती मजदूर ऑनलाइन अधिक अपडेट की भीख मांग रहा है।